देहरादून में उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का किया गया आयोजन में प्रदेश के 18 साहित्यकारों को किया गया सम्मानित। कैबिनेट बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना को दी गई मंजूरी। योजना के तहत अविवाहित, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को मिलेगा लाभ। उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को दी मंजूरी। योजना के तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें होंगी बंद। बागेश्वर में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन जारी। 13 दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण। कपकोट में पुलिस पर ग्रामीण के साथ मारपीट का मामला है। 112 की सूचना के बाद ग्रामीण को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बागेश्वर में गुलदार का आतंक। घर में घुसकर महिला और बेटी पर किया हमला। वन विभाग ने गुलदार को किया रेस्क्यू। हल्द्वानी में परिवहन विभाग के ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सख्ती। 20 वाहनों के चालान और 11 ऑटो ई रिक्शा किए गए सीज। सितारगंज में ग्रामीणों ने आरसीएल कंपनी द्वारा किए जा रहे मिट्टी खनन को रोकने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। खनन से बाढ़ और कटाव का खतरा। हल्द्वानी में स्मार्ट मीटर लगाने की हुई शुरुआत। मेयर गजराज सिंह बिष्ट के आह्वान पर लगा पहला मीटर। पहले चरण में उत्तराखंड में 6 लाख लगेंगे स्मार्ट मीटर। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा जल्द। दौरे को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। पीएम मोदी के आगमन मार्ग से हटाई जा रही बर्फ। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और चलिए उत्तराखंड की खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान और पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस समारोह में 18 साहित्यकारों को साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान उन साहित्यकारों को दिया गया जिन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं, साहित्य और उत्तराखंड आंदोलन में अहम योगदान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने साहित्यकारों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भाषा और साहित्य किसी भी राज्य की संस्कृति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सुधार कर रही है। वहीं सीएम ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भाषा संरक्षण और संवर्धन में साहित्यकारों की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं के साहित्य को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है,
जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में समाज को प्रेरित करने का काम किया है, समाज को दिशा देने का काम किया है। इसी भूमि पर हमारे ऋषि मुनियों ने कठोर तपस्या कर अनेक महान ग्रंथों की रचना की है। हमारे प्रदेश में स्थित पहाड़ों की विशालता, गंगा की पवित्रता और 71% भूभाग हमारा वनों से आच्छादित, हिम चोटियों से आच्छादित, अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य से अनगिनत लेखकों को, कवियों और विचारकों को प्रेरणा प्रदान करने का काम इस भूमि ने किया है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया। सुमित्रानंदन पंत जी ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को शब्दों के माध्यम से जोड़ने का काम किया। शिवानी जी ने अपने कथा संसार में उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को जीवंत किया, जबकि शैलेश मटियानी जी ने सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। आज भी रस्किन बॉन्ड और लीलाधर जगुड़ी जी ऐसे साहित्यकार देवभूमि की पहचान को विश्व मंच पर स्थापित कर रहे हैं और इसी गौरवशाली परंपरा में आज सुभाष पंत जी भी शामिल हो रहे हैं, जिनकी लेखनी उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, किसी भी समाज का साहित्य ही उसका वास्तविक दर्पण होता है, जो उसकी संस्कृति, मूल्यों और विचारों को उजागर करने का काम करता है। और लेखक केवल शब्दों के निर्माता नहीं होते हैं, बल्कि समाज के चिंतक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं और प्रेरक होते हैं। भारत के अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तभी गति मिली जब हमारे कवियों और रचनाकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उनको अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से उनको जोड़ने का काम किया, जागृत करने का काम किया। और हमारे राज्य की स्थापना में भी हमारे साहित्यकारों का, लेखन का, सृजन का और जुड़े हमारे अनगिनत ऐसे साहित्य प्रेमियों का अविस्मरणीय योगदान राज्य की स्थापना में रहा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार भी साहित्य और संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी सुबोध उनियाल जी ने बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हमारी सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को आप सबके समझ रखा है। हम एक और जहां उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन हेतु साहित्यकारों को अनुदान भी प्रदान कर रहे हैं। हमने वर्ष 2022 में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से सम्मानित किया। वहीं वर्ष 2023 में 10 उत्कृष्ट साहित्यकारों को 1 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की। इसी साहित्य यात्रा को और अधिक विस्तार देते हुए हमने वर्ष 2024 में उत्तराखंड साहित्य भूषण सहित 21 नए साहित्यिक पुरस्कारों की घोषणा की। यही नहीं, जहां वर्ष 2023-24 में हमने 17 साहित्यकारों को पुस्तक प्रकाशन हेतु भी अनुदान प्रदान किया था, वहीं इस वर्ष हमने इसे बढ़ाते हुए 45 लेखकों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय किया है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, धनराशि नहीं है, बल्कि साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है, जो हमारा संकल्प है, हमारा उद्देश्य है, उसका प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हमारी उत्तराखंड की सरकार उत्तराखंड को साहित्य के क्षेत्र में एक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी, इसको विस्तार देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है।
वहीं साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएगी, जिसके बारे में चिंता हमारे आदरणीय मंत्री जी ने करी है। ये पहल न केवल साहित्य साधकों को सृजन के लिए अनुकूल एक वातावरण प्रदान करेगी, वातावरण निर्मित करेगी, बल्कि उत्तराखंड की जो हमारी साहित्यिक विरासत है उसको और अधिक समृद्ध बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण पूरे विश्व भर के अंदर एक विशिष्ट स्थान रखता आया है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी साहित्यिक समृद्ध विरासत को, इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़ प्रस्तुत किया है। दुर्भाग्यवश पूर्व के समय में उसको सुधारने के बजाय तुष्टीकरण के चलते हमेशा उसको नजरअंदाज किया गया, जिससे हमारी जो गौरवशाली साहित्यिक धरोहरें थी वो लगातार अपने आप को उपेक्षित महसूस करती रही, उपेक्षित होती रही। परंतु आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को आज हर क्षेत्र में उचित सम्मान मिल रहा है, उचित मंच प्रदान किया जा रहा है। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस योजनाएं बना रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत रूप से प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहें। और आप सबको याद होगा 9 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम राज्यवासियों से जो अपेक्षा की थी कि अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को हम अपनी बोली भाषा से जोड़ने का काम करें। उस दिशा में हमारी सरकार भी लगातार प्रयत्न कर रही है। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल हमारी अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना, इसको प्रोत्साहन देना हम सभी का नैतिक दायित्व है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से समाज का मार्गदर्शन करते रहेंगे, हमारी संस्कृति और लोक भाषा को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। और समाज को कहीं अगर समाज सही रास्ते पर आप सबके लेखन से आ सकता है, उसको दिशा देने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है, आप सबकी है। जो हमारे कलम के सिपाही कहूं या उनको क्या कह सकते हैं, कलम के धनी लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है। और मुझे लगता है कि जो हम प्रयास कर रहे हैं उस काम को आप सबके माध्यम से समाज में और राष्ट्र में, प्रदेश में सभी को उस दिशा में आप सब प्रेरित करने का काम करेंगे। हमारे आदरणीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पर कहा कि भाषा संस्थान का एक हमारा भवन होना चाहिए। हम जल्दी से जल्दी हमारे जिलाधिकारी और हमारे सभी अधिकारी यहाँ पर हम उनको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी भवन के लिए जमीन उपलब्ध दी जाए, जिससे कि हमारी समृद्ध विरासत और आगे बढ़े। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद पाती। और एक बात सुनाए, माननीय के प्रति शिला है। देखिए, विगत 2-3 वर्षों में जो दिव्यांग भाषा विभाग था, इसके माध्यम से कैसे जो हमारी क्षेत्रीय भाषा हैं इनको सम्मान दिया जा सके, और कैसे वो साहित्यकार जिन्होंने अपनी लेखनी के बल पर आज़ादी से लेकर तमाम क्रांतियाँ लाने का काम किया, इवन उत्तराखंड राज्य के संघर्ष में उनका बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे साहित्यकारों को किस तरह उनकी स्मृति को याद रखा जाए, अमरत्व दिया जाए, और साथ ही साथ
जो वर्तमान में लोग साहित्य की सेवा करके एक संदेश देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को सम्मानित किया जाए। इस नियत से 2-3 वर्ष पूर्व हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया था और यही है कि हमारे सुमित्रानंद पंत जी से लेकर शैलेश मटियानी जी, पीताम्बर बटवाल जी जैसे तमाम मूर्धन्य साहित्यकार जो पूरे देश में स्थापित नाम थे, महादेवी वर्मा जी, इन सब के नाम पे 18 अवार्ड हमने आज राज्य में शुरू किए और नवोदित बच्चे भी प्रोत्साहित हो, उनके लिए भी नवोदित साहित्यकार का अवार्ड हमने दिया है। कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, पंजाबी, उर्दू तमाम भाषाओं में उन भाषाओं के विद्वान व्यक्तियों को जो लेखनी के माध्यम से समाज में एक दिशा और दशा देने का काम करते हैं, समाज करने का काम किया। और इस वर्ष का जो साहित्य गौरव सम्मान था, एक वयोवृद्ध साहित्यकार जिनकी 50 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित हुई हैं, उनको सम्मान देकर स्वयं सरकार गौरवान्वित महसूस कर रही है और हमने उनको 5 लाख रुपए का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उत्तराखंड राज्य का, उस पुरस्कार से उनको नवाजने का काम किया। साथ ही तमाम उनके जो साहित्यकार हैं जिनके नाम से अवार्ड शुरू किए गए, उनके परिजनों को भी हमने बुला करके सम्मानित करने का निर्णय लिया। और साथ ही साथ जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो पिछली बार मैंने शुरू करने का निर्णय लिया था, लेकिन उसमें चूँकि नियमावली उसकी बननी थी, नियमावली बनने में टाइम लगा था, बहुत जल्दी हम उसको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऐसे साहित्यकारों को जिन्होंने बहुत आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी कलम के बल पर संदेश देना, लोगों को समाज को दिशा दशा देना, समाज को एक प्रेरणा देने का काम किया, लेकिन स्वयं बहुत कष्टों में हो रहे हैं। ऐसे साहित्यकार जो जीवित हैं उनको, जो जीवित नहीं है उनके परिजनों को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजने का भी हमने निर्णय लिया। क्योंकि लेकिन कई चीज़ें जो हम संकलन नहीं कर पाते, संग्रह नहीं कर पाते ऐसे साहित्यकारों की किताबों को, ताकि हमारे नौजवान उन किताबों से ज्ञान प्राप्त करें, उसके लिए आवश्यकता अपने भवन की थी। आज मैं आभारी हूँ मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने बहुत शीघ्र, क्योंकि हमें टोकन पैसा इसका हमको मिल चुका है भवन का, लेकिन जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। जिलाधिकारी को मैंने भी कहा था, डीएम देहरादून को, तो आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत शीघ्र जमीन दे दी जाएगी। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भाषा संस्थान के अपने कार्यालय में हम लोग भाषाओं के उत्थान, संवर्धन, संरक्षण के लिए जो सरकार काम कर रही है उसको और मजबूती से करने में सफल शिला है। ऐसे ही विनम्र हैं हमारे मान आज। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और कैबिनेट बैठक में एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी मिल गई है, जिस पर महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने प्रदेश की महिलाओं को बधाई दी। इस योजना के तहत अविवाहित, इसी के साथ तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग महिलाओं को रुपए 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिसमें 75% सब्सिडी होगी और लाभार्थी को सिर्फ 25% राशि लगानी होगी। पहले साल 2000 महिलाओं को लाभ देने का लक्ष्य तय किया गया है। योजना का जियो जल्द जारी होगा। इसी के साथ जरूरत के अनुसार लाभार्थियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हमारे प्रदेश की जो एकल महिलाएं हैं, जो चाहे विधवा महिला के रूप में हो, चाहे अविवाहित महिला के रूप में हो, निराश्रित महिला के रूप में हो, परित्यक्ता महिला के रूप में हो, अथवा तलाकशुदा महिला के रूप में हो, अथवा ऐसी महिला जो विकलांगता के रूप में हो, ऐसी सभी महिलाओं को जो है एकल महिला के रूप में मान्यता मिली है। और इन महिलाओं को जो है उनके स्वरोजगार करने के लिए 75% सब्सिडी के साथ में उनको विभाग के द्वारा उनको सहयोग दिया जाएगा। उनकी परियोजना या उनका जो भी स्वरोजगार का जो उनका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट पे 75% की सब्सिडी विभाग द्वारा दी जाएगी। और निश्चित रूप से ये इसकी एक लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए की धनराशि अंतिम रखी गई है। और इसके साथ ही हम पूरे प्रदेश भर की प्रथम 2025-26 का हमारा लक्ष्य है कि लगभग 2000 महिलाएं पूरे प्रदेश भर की इससे लाभान्वित की जाएंगी और इसके फीडबैक के साथ में आने वाले समय में बढ़ोतरी भी की जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि एकल महिलाओं को स्ट्रेंथन करने के दृष्टिकोण से ये योजना बहुत कारगर सिद्ध होने जा रही है। इससे पहले महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना संचालित है, लेकिन एकल महिला को लेकर बिल्कुल केंद्रित होकर इस प्रकार की योजना महिला सशक्तिकरण विभाग शुभारंभ करने जा रहा है। आज कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद में बहुत जल्द हम इसका जियो जारी करेंगे, बहुत जल्द हम इसकी विज्ञप्ति जारी करेंगे और निश्चित रूप से एकल की महिलाएं भी जो है, जो एकल महिला होंगी, वो भी अपनी आर्थिक रूप से जो है अपनी आजीविका या जीविकोपार्जन के लिए वो वहीं उत्तराखंड सरकार ने नई आबकारी नीति 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद होंगी। वहीं एमआरपी से ज्यादा कीमत लेने पर लाइसेंस रद्द होगा और थोक शराब लाइसेंस सिर्फ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्रों में
वाइनरी उद्योग को 15 साल तक टैक्स में छूट दी जाएगी। आबकारी विभाग का 5060 करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया गया है। सरकार ने शराब बिक्री में पारदर्शिता और अवैध कारोबार पर सख्ती का संकल्प भी लिया है। गौरतलब है कि ये फैसला उत्तराखंड में शराब नीति को अधिक सख्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने से सामाजिक और सांस्कृतिक भावनाओं का सम्मान होगा। वहीं एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान उपभोक्ताओं के हित में है और इससे ओवरचार्जिंग पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा थोक शराब लाइसेंस सिर्फ स्थानीय निवासियों को देने का निर्णय राज्य के लोगों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में वाइनरी उद्योग को 15 साल की टैक्स छूट देना स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और पर्यटन को आकर्षित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। सरकार द्वारा तय किए गए 5060 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य से यह स्पष्ट है कि नई नीति राजस्व बढ़ाने के साथ साथ अवैध शराब कारोबार पर भी नियंत्रण करेगी। अब देखना होगा कि इस नीति के क्रियान्वयन में कितना प्रभावी नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित की जाती है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की बात कर रहे हैं। कपकोट क्षेत्र में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। काफली कमेड़ा गांव के ग्रामीण पिछले 13 दिनों से सड़क पुनर्निर्माण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कई दौर की वार्ता भी की गई, लेकिन ग्रामीणों ने केवल आश्वासन मानने से इनकार कर दिया है। आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूर्व विधायक ललित फरसवान ने भी ग्रामीणों का समर्थन किया है और महिलाओं से स्थानीय भाषा में आंदोलन को तेज करने की अपील की है। ग्रामीणों का कहना है कि वे सिर्फ कागजी विकास नहीं बल्कि वास्तविक विकास चाहते हैं। आंदोलन के और तेज होने की संभावना है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट में पुलिस पर ग्रामीण उत्तम सिंह के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। पीड़ित ने जिलाधिकारी आशीष भटगाई और पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के से शिकायत दर्ज कराई है। उत्तम सिंह का कहना है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके बेटे ने 112 पर सूचना दी थी। पुलिस घर पहुंची और उन्हें पीटते हुए थाने ले गई। उनकी मां ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने धक्का देने से उनके पैर में चोट आ गई। उत्तम सिंह का आरोप है कि थाने में भी उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों और पीआरडी जवानों पर कार्रवाई की मांग उठाई है। इसी के साथ कार्रवाई न होने पर उन्होंने आत्मदाह की चेतावनी भी दे डाली है। एक तारीख की नाइट को जो है सर मेरे घर में कुछ बोलबाला हुआ और जिसे मेरे लड़के ने जो है 112 को कॉल किया और पुलिस आई और मेरे को उठा के लाती और मेरी मां बचाने के लिए पीछे से आ रही है। मेरी मां को भी धक्का दे करके सिपाहियों ने जो है और 80-50 साल की मेरी मां है, बुढ़िया मां है, उसको भी धक्का दे करके थोड़ी बहुत चोट मां को भी है। वो मुझे आज पता चला है क्योंकि मैं परसों रात को अरेस्ट कर लिया था। कल दिन में मैं यहाँ आ गया था, अभी मैं माँ को बुलाया घर से, तब मुझे पता। आपके साथ क्या हुआ? और मेरे साथ मैं थाने में आकर के घर से ही मेरे को पीटे लाए और थाने में भी पीटा। मेरी मांग ये है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, और नहीं तो मैं आत्महत्या भी के लिए भी मैं तैयार हूँ अपनी, क्योंकि मेरे पास घर बारी ऐसी है, मेरे बच्चे ही ऐसे हैं, मेरी परिवार ऐसी है। पर प्रशासन ने जो मुझे पीटा तो प्रशासन का काम मुझे पीटने का नहीं होता, मुझे अरेस्ट करके आगे भेजने का, कोर्ट को भेजने का काम होता। तो यही मेरी मांग थी और मैं हो सके तो अभी कोर्ट के लिए मैं तैयार हूँ। और वहीं अब बात बागेश्वर जिले की कर रहे हैं, जहां पर गुलदार की दहशत बढ़ती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी इसकी धमक महसूस की जा रही है। ताजा घटना बिलोना के समीप ग्राम कफोनी की है, जहां बीती रात एक गुलदार ने एक घर के रसोई में घुसकर एक महिला और उसकी बेटी पर हमला कर दिया। परिवार के अन्य सदस्यों ने हिम्मत दिखाते हुए किसी तरह महिला और उसकी बेटी को गुलदार के चंगुल से छुड़ाया। बाहर निकलने की कोशिश में गुलदार घर के बाहर
बाहर बने चूल्हे में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया। घायल महिला को जिला अस्पताल बागेश्वर में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद से क्षेत्र के लोगों में भय और दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं स्थानीय प्रशासन और वन विभाग को क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और उचित कदम उठाने की मांग की जा रही है। वहीं अब बात हल्द्वानी की कर रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ऑटो और ई रिक्शा के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को काला ढूंगी रोड पर सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी और आरटीओ प्रवर्तन गुरदेव सिंह ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 20 वाहनों के चालान किए गए और 11 ऑटो ई रिक्शा सीज कर दिए गए। दरअसल प्रशासन ने पहले भी सभी वाहन मालिकों को वर्दी, आईडी कार्ड और सत्यापन दस्तावेज रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब भी कई लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। इसी वजह से मुख्य सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। प्रशासन की चेतावनी है कि बिना सत्यापन, आईडी और वर्दी के वाहन चलाने वालों पर आगे की कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आज सिटी मजिस्ट्रेट महोदय और परिवहन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से वाहनों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें खासकर ऑटो वाहन और ई रिक्शा वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अब तक 20 से अधिक वाहनों के चालान किए गए हैं और 11 वाहन सीज किए गए हैं, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा सम्मिलित है। इन पर परमिट शर्तों का उल्लंघन, लाइसेंस और फिटनेस प्रस्तुत न करना और निर्धारित जो यूनिफॉर्म है वो ना पहनना, इस पर इन अभियोगों में कार्रवाई की जा रही है। जो पंजीकरण के जो जितने पर कार्रवाई की गई थी, जो रजिस्ट्रेशन कराए गए थे, उसमें कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका और कितने रह गए? अभी लगभग जो है 1800 के करीब जो है ई रिक्शा का सत्यापन हुआ है और इतने लगभग अभी और शेष हैं। इस चेकिंग में ये भी पूछा जा रहा है सवारियों से कि वो निर्धारित किराया ले रहे हैं या नहीं। अगर निर्धारित किराए से ज़्यादा ले रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई। देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा एक SOP जारी की गई थी, जिसमें जितने भी हमारे ऑटो हैं, ई रिक्शा हैं, 3 व्हीलर्स हैं, इनके लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई थी और उसमें ये तय किया गया था कि इनको एक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें वाहन चालक के साथ साथ वाहन मालिक का और सभी को एक खाकी यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई थी। जितने भी इनके संगठन हैं इनके साथ बातचीत की गई, एक समय निर्धारित किया गया था और सत्यापन के लिए विभिन्न कैंप भी लगाए गए थे। अभी हमने 3 दिन का एक स्पेशल कैंप ई रिक्शा के लिए लगाया था, जो लोग छूट गए थे, और उसके बाद करीब 199 लोगों ने अपना सत्यापन कराया है। उसके बाद से तुरंत हम लोगों ने ये प्रवर्तन की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की है। बीच बीच में हम लोग ये कार्रवाई करते रहते हैं। जिसके द्वारा भी सत्यापन नहीं कराया गया है या निर्धारित यूनिफॉर्म धारण करते हुए वो लोग अपना वाहन नहीं चला रहे हैं, उनके विरुद्ध प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है। उनके ऑटो सीज किए जा रहे हैं और जुर्माना अधिरोपित किया जा रहा है। वहीं ग्राम तुर्का तिसोर के ग्रामीणों ने RCL कंपनी द्वारा किए जा रहे मिट्टी खनन को रोकने की मांग को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कैलाश नदी से महज 100 मीटर दूरी पर खनन जारी है, जिससे 15 फीट गहरे गड्ढे बन गए और नदी किनारे की सुरक्षा पिचिंग गिरने के कागार पर है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।